जी हाँ, वर्ल्ड वॉर का सीन क्या, परमाणु दागेंगे पुतिन, ये बड़ा सवाल है। हर कोई यही सोच रहा है पुतिन ने डॉक्ट्रिन चेंज क्यों किया है, वो सारी बातें डरा रही हैं पूरे विश्व को। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। रूस ने ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के नीप्रो शहर पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर पहली बार ICBM दागी। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि अंतरिक्ष में जाती है और उसके बाद सीधा हमला करती है। एक महाद्वीप से इंटर कॉन्टिनेंटल यानी अलग कॉन्टिनेंट में जाकर हमला करने की कैपेबिलिटी रखने वाली ये मिसाइल लंबी दूरी तक जाकर मार कर सकती है और उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमला किया। हालांकि यूक्रेन ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष तक भेजकर सीधे अगर ICBM के ज़रिए हमला किया जाए नीचे, तो वो रोक पाना नामुमकिन होता है और तबाही भी उतनी ही खतरनाक मचती है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। फरवरी 2022 में जंग शुरू हुई थी। लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली जंग है, लेकिन अब हम बहुत जल्दी फरवरी 2025 के नज़दीक आने वाले हैं। यानी 3 साल बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे इस जंग को और दोनों ही पक्ष आपस में टिके हुए हैं। रूस ने एक तरफ लुहांस्क, दोनास्क, जपोरिजिया में कब्जा कर लिया है। क्रीमिया पहले से ही उसके कब्जे में था, तो पलटवार करते हुए यूक्रेन ने कुर्स्क पर कब्जा कर लिया है और दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। बड़ी वजह है ICBM से हमला क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? तो ICBM का हमला नाटो के लिए एक चेतावनी के तौर पर किया गया है, क्योंकि नाटो के जरिए 300 किलोमीटर से ज़्यादा की, या अमेरिका के जरिए जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइलें अटकमास मुहैया कराई गई थी यूक्रेन को, उसके बाद ये हमला, ICBM का हमला परमाणु हमले की धमकी है कि अब हम अपनी नीति बदल चुके हैं। पुतिन का संकेत कि अब यूक्रेन में ICBM का इस्तेमाल किया है तो हम हमला कहीं भी कर सकते हैं। जो भी इस जंग में साथ देगा यूक्रेन का, RS-26 हम ICBM की खासियत बता रहे हैं। कोड नेम रूबेज है इसका, वजन 50 टन, रेंज 6000 किलोमीटर, वॉरहेड इसमें 6 होते हैं और उसके जरिए ये हमला किया गया है। मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल माथुर, आज की तारीख में यूक्रेन और रूस का ये वॉर जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, और हम जैसे तमाम लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे थे कि कहाँ यूक्रेन और कहाँ पर रूस, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला एक वॉर है और शायद शॉर्टेस्ट पॉसिबल वॉर होगा, लेकिन ये तीसरे साल में इंटर या चौथे साल में इंटर करने जा रहा है। 3 साल पूरे हो के ICBM का हमला इशारा किस बात का है मेजर जनरल माथुर? देखिए, ICBM एक ऐसा हथियार है जो कि जिसकी मिनिमम रेंज जो क्वालिफाई एज ICBM 5500 किलोमीटर होती है। और अगर कोई राष्ट्र 300 किलोमीटर दूरी पर वो 5500 किलोमीटर की रेंज का हथियार फायर कर रहा है, तो उस हथियार का मकसद फिजिकल हथियार फायर करने के अलावा और कुछ बहुत ज्यादा होता है। ये हथियार न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल हथियार है। तो इससे 3-4 साफ मैसेजेस रशिया ने पूरे विश्व को दे दिए हैं, वो US, ब्रिटेन और नाटो को खास करके। पहली बात, हम अगर हमारे एग्जिस्टेंस पे खतरा हुआ तो किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग करने से नहीं चूकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम हथियार का प्रयोग किसी भी देश के खिलाफ कर सकते हैं। वही वजह है कि आपने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी, जो कि पूरे दुनिया में काफी देशों के, पूरा यूरोप उससे कवर हो जाएगा। तो उन्होंने ये दूसरा मैसेज दिया है। तो तीसरा मैसेज ये दिया है कि अगर पूरी तरह से बर्बादी की ओर रूस खत्म, एग्जिस्टेंस की वो थ्रेट हुआ, तो वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से भी परहेज नहीं करेगा। ये तीसरा मैसेज है। लेकिन ये तमाम चीजें मेरे हिसाब से मैसेजिंग है, वो ये बताना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आइए। दूसरी बात जो है वो ये है कि दोनों देशों, जब से ट्रंप का इलेक्शन हुआ है और ट्रंप प्रेसिडेंट नॉमिनी बने हैं, तब से कहीं ना कहीं दोनों देशों को एक पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन नजर आ रही।
और वो पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन के लिए दोनों देश कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अधिक बढ़त बनाना चाहते हैं कि जनवरी 25 से पहले वो इतनी बढ़त बनाए ताकि नेगोशिएटिंग टेबल्स के ऊपर वो एक पोजीशन ऑफ एडवांटेज में रहें। तो ये तमाम वजह हैं जिनकी वजह से आप रूस का एक मोर एग्रेसिव रूप देख रहे हैं। ठीक चौथी बात यह है कि आज की तारीख में ये बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपियन नाटो कंट्रीज इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अगर आप एक लॉन्ग रेंज मिसाइल वेपन सिस्टम इन देशों से लेकर के और रशिया की टेरिटरी में फायर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल मेरे साथ मेरे पैनल में मेजर जनरल सुधाकर जी भी इस वक्त शामिल हो गए हैं। बहुत स्वागत है मेजर जनरल सुधाकर जी, आप मेरे साथ शामिल हुए, लेकिन आपका रुख करूंगा सर, एक बड़ी खबर सामने रख दूं और फिर उसके बाद आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो कुछ दिख रहा है क्या वही तस्वीर है। मिसाइल हमले पर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है, हमने यूक्रेन के हमले का जवाब दिया। पुतिन ने कहा रूस के हमले से ज़ेलेंस्की आग बबूला हो चुके हैं, रूस ने दिखा दिया कि वो डरा हुआ है, हम आत्मरक्षा के लिए सभी कदम उठाएंगे, लंबी दूरी के हथियारों से हमले का हक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हम हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। लेकिन रूस ने आईसीबीएम का इस्तेमाल किया, ये एक बड़ा इशारा यहाँ पर है। और मेरे सीनियर को पैनलिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड एंड एस्टीम को पैनलिस्ट जनरल माथुर साहब को मेरे शुभकामनाएं और बधाई। मैं जो पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं वो इस तरफ है। यह सबसे बड़ा चुनौती आज के दिन में यूएस के लिए डीप स्टेट है। यह डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार जब प्रेसिडेंट थे उनको तंग कर रखा था। ये डीप स्टेट की वजह से बाइडेन, अगर आप अपना ध्यान 4 साल पहले ले लेंगे, बाइडेन का जो शुरू का डेमोक्रेट का प्लान था कोई बुरा प्लान नहीं था। वो पूरा विश्व में शांति चाह रहे थे, पैंडेमिक का माहौल था, बहुत कुछ वो रिकंसाइल करके पीस लाना चाह रहे थे, स्टेबिलिटी लाना चाह रहे थे, लेकिन वो नसीब उल्टा हो गया पूरा एकदम। ये क्यों? डीप स्टेट चाह रहा है कि डिफेंस इंडस्ट्री की जो प्रॉफिट है ये किसी भी हालत में होना चाहिए। लड़ाई प्रॉफिट कैसा आएगा डिफेंस इंडस्ट्री का? लड़ाई शुरू करने से नहीं, जो कोई तुक नहीं बनता है। अमेरिका शांत रहा है, अफगानिस्तान से हड़बड़ी होकर जिस तरह वो विड्रॉ किए हैं, वो एक संकेत है कि एक डिक्लाइनिंग पावर है। उनको अपना देश के अंदर झांक के देखना चाहिए। और मागा जो अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इसी चीज को इवन डेमोक्रेट को भी सोचना चाहिए। बहुत सारे चुनौती हैं आज अमेरिका के देश के अंदर, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मैं कहना चाहता हूं, ये जो ट्रंप आए हैं अभी, ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आए हैं। और शायद मेरे जितना रिसर्च मैं किया हूं, शायद ये पहला एक रिपब्लिकन लीडर है बहुत सालों के बाद ये पॉपुलर वोट लेके आए। इवन जॉर्ज बुश को भी नहीं मिला था बाइडेन। ठीक है, सो इतना पॉपुलैरिटी के साथ जब आते हैं, मैंडेट के साथ आते हैं, और उनका अहम मुद्दा क्या, उन्होंने जो स्टेटेड जो मैंडेट या मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो में बताया है क्या, दोनों लड़ाइयों को रोकेंगे, सीज फायर कराएंगे। लड़ाई बंद कराना डीप स्टेट की इच्छा और लक्ष्य के बरखिलाफ है। वो नहीं चाह रहे कि लड़ाई बंद करें। तो इसीलिए चाहे आप ब्रिटिश के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की बात करिए, जिसका रेंज तकरीबन, मेरा नॉलेज जहां तक ज्ञान है, ये 250-300 किलोमीटर का रेंज होता है, या यूएस का आर्मी टैक्टिकल मिसाइल की बात करिए, या लैंड माइंस जो एंटी पर्सनल माइन अभी सप्लाई कर रहे हैं, ये हर एक जो हथियार है, ये कोई ना कोई एक डिफेंसिव मेजर और एक ऑफेंसिव मेजर को मद्देनजर रखते हुए सप्लाई किया जा रहा है। उसका एम यह है कि लड़ाई का रफ्तार और मोड इस तरफ लिया जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप का जो कमिटमेंट, जो एश्योरेंस दे रखा है, वो हासिल ना कर पाए, मतलब लड़ाई को बंद ना कर पाए। ये मेरा विचार है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं। और तीसरा चीज मैं यहीं पे कहना चाह रहा हूं कि ये जो आईसीबीएम का जो आपने जिक्र किया है, हर एक देश का एक एस्केलेटरी मैट्रिक्स होता है। आईसीबीएम कोई छोटा मोटा मिसाइल नहीं है। आईसीबीएम को तब हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बता देना चाहता हूं, 1972 को यूएसए, और जब ये बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, कोल्ड वॉर 1.0 की डॉक्ट्रिन टाइम में,
1972 को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का एक ट्रीटी साइन हुआ था 1972। इसके मुताबिक दोनों देश यूएसएसआर और अमेरिका वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते थे और उनका होता था कि इतने गन्स इतने मिसाइल्स इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे और बहुत सारे उसमें क्लॉजेस हैं। लेकिन 2002 को यूएसए ने आर्बिट्रेली इसमें से विड्रॉ कर लिया अचानक। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे थे, समय को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ मोटा मोटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वही आईसीबीएम है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का एक हिस्सा है। और ये जो अभी फायर करने का जो एलिगेशन हो या क्लेम कर रहे हो, मेरे को नहीं लग रहा है कि एक आईसीबीएम इतना महंगा, एक आईसीबीएम का मैं भी सर यही बात नहीं समझ पा रहा हूं। आईसीबीएम कुछ पैसों रुपयों में नहीं आती है, एक बड़ी कॉस्ट होती है आईसीबीएम की। 10 और इस मिलियन, लाइन में उसका इस्तेमाल 10 कैसे, मैं मिलियन। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि कुछ ग्राफिक्स भी अपने दर्शकों के लिए सामने रख दें और फिर उसके बाद आप लोगों से चर्चा जारी करें, क्योंकि आप लोगों के जरिए हम भी समझ पाते हैं कि डिफेंस, अगर किसी डिफेंस सेक्टर में या डिफेंस के मोर्चे पर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, मैसेज कहां से आ रहा है और मैसेज कन्वे क्या हो रहा है। तो ये जानकारी कि आईसीबीएम का इस्तेमाल क्यों, जैसा रूस के हवाले से बात सामने आ रही है, वो भी हम समझ लेते हैं। पहला संदेश, अमेरिकी एटकमास यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जिसका इस्तेमाल अभी यूक्रेन ने किया, 300 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। वॉरहेड भी उसमें 560 किलो का होता है। या फिर ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो का एक जवाब दिया एटकमास के जरिए। दूसरा संदेश ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप को रूस ने एक तरीके से चेतावनी दी है। तीसरा मैसेज, पश्चिम के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन यानी ताकत का मुजाहरा किया है रूस ने, ये बताते हुए कि लुक, हमारे पास जो चीज़ें रखी हैं वो ऑपरेशनल भी हैं। चौथा मैसेज, पश्चिमी देशों का इशारा, न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ पलटवार, यानी अभी आप आईसीबीएम को कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ देख रहे हैं, इसमें हम न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि कीव समेत पूरे यूक्रेन में हमले का अलर्ट, इस वक्त सायरन बज रहे हैं। अमेरिकन एम्बेसी वहां पर बंद हो चुकी है। अमेरिकन नागरिकों को कहा गया है कि वो बंकर की शरण लें। सायरन अलर्ट हो रहा है। कीव में बड़े हमले की आशंका रूस की तरफ से। RS-26 आईसीबीएम से हमला कर सकता है रूस। यूएस समेत 4 देश अब तक अपना एम्बेसी वहां पर बंद कर चुके हैं। तो रूस बड़ा हमला करेगा, ये संकेत क्यों मिल रहे हैं, ये संकेत भी समझते हैं। संकेत नंबर 1, रूस के जो सीनियर अफसर हैं वो न्यूक्लियर बंकर में जा चुके हैं। ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि वो सीनियर अफसर अपने अपने न्यूक्लियर बंकर में गए हैं। संकेत नंबर 2, पुतिन पिछले 13 दिनों से किसी सीक्रेट जगह पर मौजूद हैं। ये पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ से बातों को या बयानों को रख रहे हैं। नंबर 3, रूस की परमाणु नीति में बदलाव के संकेत सामने आ गए हैं। संकेत नंबर 4, सरमत और यार्स जैसी मिसाइलों की तैनाती कर दी गई है। 5वां संकेत, हाई अलर्ट पर रूस के ताकतवर बॉम्बर्स को रखा गया है। उधर पूरे यूरोप में महायुद्ध का भय इसके चलते मचना स्वाभाविक है। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क युद्ध की तैयारी शुरू कर चुके हैं। नागरिकों को स्टॉक रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्वीडन की बात करें तो आयोडीन की गोलियां साथ रखने के निर्देश उसने पब्लिक कर दिए हैं। कीव में अमेरिका का दूतावास बंद हो चुका है। और इसके साथ एक और जानकारी सामने रख देते हैं। यूरोप में अमेरिकी परमाणु ठिकानों की बात करें तो यूरोप में मौजूद करीब 100 अमेरिकी परमाणु ठिकाने, जहां पर परमाणु बम तैनात है, B61। 6 सीक्रेट ठिकानों की बात है। बेल्जियम के क्लेन ब्रुगल में परमाणु बम तैनात हैं, ऐसी जानकारी है। जर्मनी के ब्रुसेल में परमाणु बमों की तैनाती है। इटली के एवियानो और गेडी में परमाणु बम की तैनाती है। नीदरलैंड्स के वोल्केल में एटॉमिक बॉम्ब्स, एटॉमिक वेपन की तैनाती है। तुर्की के इंसलिंक में एटॉमिक वेपन्स की तैनाती है। तो कई सारे फ्रंट हैं, कई सारे महाज हैं जो सामने हैं। जनरल माथुर, आपका रुख करूंगा। जनरल माथुर, डीप स्टेट को लेकर बहुत सारी बातें पिछले कुछ दिनों में चली थी और डीप स्टेट की हरकतों को लेकर भारत में बहुत ज़्यादा बातें इस लिहाज से हुई कि मणिपुर में हो रही सारी एक्टिविटी का कहीं बहुत इशारा और सिरा डीप स्टेट से जोड़ा जाता रहा।
क्या ये ट्रांजिशन जो यूएस में इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, ये ट्रांजिशन जाते जाते बाइडेन बिगाड़ देना चाहते हैं, या फिर बाइडेन ये नहीं चाहते हैं कि पिछले चुनावों से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप हिम्मत दिखा चुके हैं, वो सरप्राइजेस देने के लिए वैसे भी मशहूर हैं, किम जोंग उन से जाकर मिल लिए, पुतिन से वो बहुत नज़दीकी रखते हैं, तो क्या उनको इस तरीके का कुछ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण के बाद बहुत सारी चीज़ें तेज़ी के साथ चेंज होंगी और उनका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले जाएंगे, लिहाजा वो जो मटेरियल है वो पहले ही पंप इन कर दिया गया इस फाइट के लिए, इस लड़ाई के लिए? बिल्कुल, आपने एकदम सटीक विश्लेषण किया है। देखिए, अगर मैं एक लाइन में इसको बताने का प्रयास करूं कि जो बाइडेन है वो जाते जाते ट्रंप के हाथ में एक ऐसा बम पकड़ा के जाना चाहते हैं जिसकी जो सुर्री होती है ना, उसमें आग लगा के कि अब अगर उससे बच सकते हो तो बच लो। आप ये देखिए, ये केवल यूक्रेन की परिस्थिति नहीं है। जब हालात सुधरने के थोड़े तरफ मूवमेंट शुरू हुआ वेस्ट एशिया में, तो उसके अगले दिन जबरदस्त हमला बेरूत पर हुआ, जबरदस्त हमला सीरिया पर हुआ, 54 लोग वहां पर उन्होंने मार दिए। तो ये भी आप देखेंगे कि जहां पर भी ये कार्रवाई हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसी मानसिकता का असर नजर आ रहा है जो कि बाइडेन आज की तारीख में करना चाहते हैं। जो आपने बिल्कुल सही कहा, वो नहीं चाहते कि अगर परिस्थिति सुधरे पश्चिम एशिया में या यूक्रेन रशिया में तो उसका पूरा क्रेडिट ट्रंप या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जाए। लेकिन ये बात आप निश्चित रूप से मान लें कि ये जो आज की तारीख परिस्थिति में रशिया कर रहा है वो क्लियर मैसेजिंग है। देखिए, जब मैसेजिंग आप करते हैं तो मैसेजिंग देने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी मनूवर्स करनी पड़ती हैं जिससे कि आपकी मैसेजिंग को कुछ प्रभाव मिले, कुछ उसके अंदर वजन आए। इसी वजह से उन्होंने ये आईसीबीएम फायर किया। फिर वो न्यूक्लियर डिफेंस की पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। वो न्यूक्लियर डिफेंस इसलिए नहीं हो रही है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक होने वाला है, वो न्यूक्लियर डिफेंस इसलिए की जा रही है कि हम तैयार हैं और ये एक क्लियर कट मैसेज है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एक परमाणु बम का प्रयोग करेंगे। परमाणु बम इसी का वजह प्रयोग से जी, इसी वजह से आप देखिए, जो नॉर्डिक देश हैं या जो देश रशिया के खिलाफ काम करते रहे हैं उनमें हलचल है। पोलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्डिक, तो ये तमाम चीजें आप देखेंगे कि ये जो बात कह रहे हैं पुतिन, उनका असर हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। तीसरी बात, जो जर्मनी से पेपर लीक हुआ है जहां कहा गया है कि 8 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय किए जाएंगे, कितना ऑथेंटिक है, सही है, गलत है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आज की तारीख में यूरोप जो है एक बड़े युद्ध की ओर मुझे लगता है कि अग्रसर हो रहा है। यूरोप एक बड़े युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहा है। मैं रुक करूंगा मेजर जनरल सुधाकर जी का, लेकिन पहले एक बड़ी खबर और सामने रख देते हैं। यूक्रेन के क्रीवी रीह में रूस ने बमबारी की है और रूस के हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। इस बमबारी में 3 लोगों की मौत हुई, 25 लोग इसमें घायल हो गए। यानी रूस शायद चीज़ों को अब खत्म करने की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि रूस को यह लग रहा है कि अमेरिका में अब जल्दी वो सरकार होगी जो शायद रूस पर उतना दबाव ना डाले जितना जो बाइडेन डालती हुई दिखाई पड़ रही थी, और शायद उसके बाद रूस भी नहीं चाहेगा कि चीज़ों को आगे जाकर और उलझाने की कोशिश करे। इसलिए इससे पहले कि चीज़ें खराब हों, वो इन अटैक से, इन हमलों से कमर तोड़ देना चाहता है यूक्रेन की, क्योंकि रूस ने लोहेंस्क, दोहांस्क, जपोरोजिया पर कब्जा कर लिया है। उन पर वो यूक्रेन की तरफ से नो ऑब्जेक्शन चाहता है। क्रीमिया पर इंटरनेशनल ट्रीटी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहता है। यूक्रेन को गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइन होने की बात कह रहा है। खत्म करने के लिए रूस इस ताकत को दिखा रहा है। मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको और वहां से मैं चाहूंगा कि आपके उस अनुभव का इस्तेमाल करूं अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। मुझे याद आता है 3 दिसंबर 1971 या 3 दिसंबर अब 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, हम बांग्लादेश का या पूरी पाकिस्तान का जो लिबरेशन हुआ था, वो वॉर था जो कि सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में हमने लड़ा था, वो करीब करीब उसकी एक एनिवर्सरी मनाने जाने नज़दीक ही है।
तब पाकिस्तान ने यूएस से मदद मांगी थी और यूएस ने पाकिस्तान को जवाब दिया था, ओके यू मे गो अहेड बट वी आर नॉट गोइंग टू पे फॉर इट, हम इसके लिए पैसा नहीं देंगे। और उसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब होनी शुरू हुई थी, जो पहले एंटिसिपेट कर रहा था कि चीन और यूएस आ जाएंगे। हालांकि एक सातवें बेड़े की जरूर निक्सन और किसिंजर की तरफ से धमकी दी गई थी, लेकिन क्या आज का जो यूएस है वो उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहा 71 वाले यूएस की तरीके से? क्योंकि बाइडेन ने इतना एम्युनिशन यूक्रेन में भिजवा दिया है कि चाहे भी तो अगले 1 साल तक ये वॉर खींच सकता है यूक्रेन। मेजर जनरल सुधाकर जी, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने रेज किया है राजीव, बधाई हो। और ये जो अभी कोल्ड वॉर 2.0 यानी कि 21st सेंचुरी में जो वातावरण है, जो जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, उसको मध्य नजर रखते हुए अगर उत्तर मेरे को देना हो आपके सवाल का, आज के दिन में वो थ्रेट जो 20th सेंचुरी में था, वो थ्रेट बदल के कोई नए किस्म के थ्रेट होने लगे हैं। वो थ्रेट क्या था 20th सेंचुरी में? बाइपोलर वॉर था। एक तरफ यूएसए प्रो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक कंट्री या वैल्यूज, और दूसरा था यूएसएसआर जो कि कम्युनिस्ट या आप अथॉरिटेरियन रूल को एक्सपेंशन करने के लिए उनकी जोर था। उस समय वो पहलू थी, वो मुद्दा था जो कि 1991 में इनका डिसइंटीग्रेशन करा के उन्होंने CIS फॉर्म किया है, जिसमें 15 या 16 देश होते हैं और छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। अच्छा ना, 1991 के बाद जो नेटो एक्सपेंशन हुआ है, आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं ये जो यूक्रेन की लड़ाई है, क्योंकि हम ये यूक्रेन लड़ाई के बैकग्राउंड की मध्य नजर रखते हुए यह आपने सवाल खड़ा किया है, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं। फरवरी 1990 को, जहां तक आई रेस्पेक्ट माय मेमोरी, जेम्स बेकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। उन्होंने मिखाइल गोर्बाचोव को जाके मॉस्को में मिला था, और मिखाइल गोर्बाचोव, ये था जर्मनी वॉल, जो कोलैप्स ऑफ जर्मनी वॉल, रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जब मिखाइल गोर्बाचोव एक चिंताजनक सवाल उठाया था, तो उन्होंने उनको एश्योरेंस दिए थे। क्या दिया था? उन्होंने ये कहा था कि आप ये रीयूनिफाई करा दो दोनों जर्मनी को। एंड मिखाइल गोर्बाचोव का एक मांग थी कि नॉट एन इंच ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नेटो फोर्सेस टू द ईस्ट विल टेक प्लेस। यानी कि पूर्व की तरह हम, ठीक है, हम मान लेंगे दोनों यूनिफाई होंगे, 1 इंच पूर्व की तरह एक्सपेंड नहीं होगा ना। अच्छा, उन्होंने कमिटमेंट दिया, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे 1990-91 में 16 देश हुआ करते थे। नाटो की जो फाउंडिंग मेंबर से 12 है, 90 में हो गए थे 16, 99 तक ये बढ़ के मेरे ख्याल से 18-19 तक हो गया। आज के दिन में 2024 में 32 है। तो ये जो हालात को मध्य नजर रखते हुए आप जो कह रहे हैं, ये बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल सवाल है। अमेरिका वो चीज नहीं कर पाएगा जो 1971 में किया था। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आज के दिन में अमेरिका कह रहा है वो यूनिपोलर, एक ही सुपर पावर है। चाइना कह रहा है कि ना, ये बाइपोलर है। सेकेंड पोल चाइना है, जिसको अमेरिका ने आउटसोर्स किया था। चाइना की मदद लेके यूएसएसआर को तोड़ा था उन्होंने। आज के दिन में चाहे आप कुछ भी कह लें, पूरा विश्व का, सारे देश नहीं, ज्यादातर देशों का, कोई मैं पढ़ रहा था कल परसों, 120 से 193 कंट्रीज यूएन में है। 193 में से मोर देन 120 कंट्रीज हैं जिसके साथ ट्रेड सरप्लस चाइना के फेवर में चल रहा है। यूएसए का भी ट्रेड सरप्लस चाइना के, ये जो है चाइना बड़ा चालाकी से उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स, पहले जियो पॉलिटिक्स की आधारित पर ग्लोबल ऑर्डर डेवलप हुआ होता था। आज के दिन में जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरह ड्राइव हो गया है, जिसमें चाइना एक लीडर है। चाइना का इतना पहुंच है, इतना प्रभाव है बाकी सारे देशों के ऊपर इकोनॉमिक्स की वजह से। चाहे उसका इकोनॉमी या इंटरनल सिचुएशन बड़ा चुनौतीपूर्वक हो सकता है, लेकिन आज के दिन में हर एक चीज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डिमाइट, कोई भी बात करते हैं, ये बहुत बड़ा एक बड़ा ला देता है। जनरल, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय कम है, और अनुज माथुर जी से एक छोटा सा रिएक्शन मैं यहां पर लेना चाहूंगा। आपने जो पॉइंट यहां रेस किया कि अमेरिका कह रहा है वो यूनिपोलर है, वो ही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशन है। चाइना कह रहा है कि मैं 3000 अरब डॉलर की अपने रिजर्व्स के साथ मैं एक बड़ा पोल यहां पर हूं। तो जनरल माथुर, क्या रूस ICBM के हमले से यह साबित करना चाहता है कि वो पिक्चर से गायब नहीं है, एक पोल वो भी है?
राजीव, मैं इस बात से थोड़ा सा अलग विचार रखता हूँ। रूस अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से, सिवाय मिलिट्री माइट के, किसी और प्रकार से एक पोल बनने की ताकत रखता है। इकोनॉमी उनकी डोलड्रम्स में है, काफी पीछे वो इकोनॉमिकली चले गए हैं। पिछले 2-2.5 साल की लगातार लड़ाई के साथ उनको मिलिटरीली भी बहुत नुकसान हुआ है। वो एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर शक्ति है और वही एकमात्र मुझे लगता है अब उनके पास ताकत बनने के लिए रह गई। देखिए, पूरा दुनिया जो है वो बनेगी बाइपोलर, लेकिन बाइपोलर, मैंने आपको, अगर आपको याद हो राजीव, मैंने कुछ महीने पहले क्रिक शब्द का इस्तेमाल किया था। एक पोल बनेगा चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, और जी। दूसरा पोल अमेरिका से लेड जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो होंगे। और ये एक और इन पोल को बैलेंस करता हुआ क्या आपको भारत दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, भारत बिल्कुल हमेशा से बीच में रहेगा, लेकिन दोनों जो पोल्स होंगे वो भारत को मेजर सुधाकर जी, अपनी बहुत कोशिश जल्दी करेंगे। 10 सेकंड में, क्या आपको भारत सेंटर में दिख रहा है आगे आने वाले कुछ सालों में? यस, मैं यहीं पे ला रहा था आपको, बस संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं। आने वाले समय 21st सेंचुरी में भारत ही एक ही देश है जो पूर्व और पश्चिम को और उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काबिलियत है, नंबर 1। नंबर 2, एक किताब का नाम बता देता हूं, समय आपके पास कम है, जो पढ़ना चाहेंगे वो किताब के नाम है मानसून, द इंडियन ओशन, शेपिंग ऑफ फ्यूचर पावर ऑफ अमेरिका। ये कहता है 21st सेंचुरी में भारत और इंडियन ओशन एक सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी होगा। पूरा विश्व का जो जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को ड्राइव करने वाला वो ताकत होगा भारत के अंदर। 500 मिलियन लोग हैं जिसका कंज्यूमर बेस। मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा सर इस बुक को। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसी और भी कुछ बुक्स अगर आप कीमती समय निकालें तो मुझे जरूर मैसेज करें, मैं उन बुक्स को पढ़ूंगा, क्योंकि तभी चर्चा जनता तक जाती है। जनता इन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और इन स्ट्रेटेजीज को उतनी गंभीरता से समझ नहीं पाती है, उसको भी समझने की जरूरत है बदलते वक्त में। मेजर जनरल अनुज माथुर और मेजर जनरल सुधाकर जी, बहुत सम्मान मिला, आपने कीमती समय निकाला, आप मेरे शो में आए और आपने दर्शकों को वो बताया जो अक्सर दर्शक नहीं समझ पाते। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। धन्यवाद। खुद को पैम्पर करिए,